आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। आदमी की फितरत ही ऐसी है इब्राहिम, चोट लगती है ना तो आदमी माँ माँ ही चिल्लाता है सबसे पहले। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। पता है, इसलिए तो उसने माँ बनाई है। अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि इस दुनिया में एक माँ के लिए सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, तो इसका जवाब देना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसका बच्चा, है ना। एक बच्चा ही होता है जो दुनिया में किसी भी माँ के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और वक्त आने पर उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर क्या होता है जब ये समाज एक माँ की खामोशी को उसकी मजबूरी समझने लगता है? क्या होता है जब इंसाफ के लिए खुद एक माँ को अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं? ऐसा ही कुछ हुआ जर्मनी में रहने वाली मरियन बेकमायर के साथ, जिनके बदले के एक कदम ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जिनका ये कदम कुछ लोगों के लिए प्रेरणा बन गया तो कुछ लोगों के लिए चेतावनी। सो जस्ट रिलैक्स और हो सके तो थोड़ा समय निकाल कर बैठ जाओ। ये हमारी सीरीज केस क्लोज का दूसरा वीडियो है, वेयर टुडे वी गोना टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट रिवेंज ऑफ मरियन बेकमायर। इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें जाना होगा जर्मनी के शहर सास्टेड में, जहां इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। दिन था 3 जून 1950 जब मरियन बेकमायर का जन्म हुआ। मरियन के पिता एक एक्स आर्मी सोल्जर थे जो रिटायरमेंट के बाद हर रोज केवल नशे में धुत रहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ मरियन की माँ भी एक शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन थी जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी भड़क जाती थी। इसके चलते मरियन के पेरेंट्स के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी, जिसका असर मरियन की लाइफ पर भी पड़ा। उसका पूरा बचपन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटल गाइडेंस के बीच भी था, जिससे पढ़ाई से उसका मन हट चुका था। घर में रोज हो रही लड़ाइयों ने उसे डिप्रेशन की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। जब मरियन महज 16 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसके पिता को डाइवोर्स दे दिया और कहीं और जाकर शादी कर ली, ये सोचकर कि उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। पर प्रॉब्लम तो बस शुरू हुई थी। एट द एज ऑफ 16 मरियन बेकमायर गॉट प्रेग्नेंट। पर उस वक्त उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपने माँ के नए घर जाकर अपने बच्चे को पाल सके, जिसके कारण उसे मजबूरी में अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देना पड़ा। बट आफ्टर 2 years मरियन 18 साल की हो चुकी थी एंड शी अगेन गॉट प्रेग्नेंट। पर इस बच्चे को भी उसे अडॉप्शन के लिए देना पड़ा क्योंकि उसके हालात अभी भी अच्छे नहीं थे। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मरियन के पार्टनर्स ने उसका साथ क्यों नहीं दिया जिसके साथ उसके बच्चे हुए थे। मैंने काफी रिसर्च की पर उसके पार्टनर्स के बारे में इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। पर मरियन भी अब वही सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जो कभी उसकी माँ ने की थी। समय बीता और 1973 में मरियन बेकमायर 23 साल की हो चुकी थी। इस समय उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़की थी, जिसका नाम मरियन ने एना बेकमायर रखा। उस समय जर्मनी में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर रूल्स हुआ करते थे कि कोई भी महिला 3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, जिसके कारण मरियन बेकमायर को गवर्नमेंट के कहने पर अपनी सर्जरी करवानी पड़ी ताकि वो और ज्यादा बच्चे पैदा ना कर सके। हालात अभी भी मरियन के खिलाफ थे, पर फिर भी उसने अपनी बच्ची एना की देखभाल करने का फैसला कर लिया था, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। समय अब मरियन बेकमायर के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब वो अपनी बेटी एना के साथ एक किराए के घर में रहने लगी थी, जहां पूरा दिन वो अपनी बेटी का ख्याल रखती और रात में एक बारटेंडर की नौकरी करती ताकि किसी तरह घर के खर्चे निकल सके। समय बीता और दिन आया 5 मई 1980 का। इस समय तक एना 7 साल की हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मरियन
की उम्र 30 साल हो चुकी थी। इस लंबे समय के दौरान मेरियन ने अपनी बेटी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया था। वो भले ही अकेली थी पर उसने ऐना को वो सारी खुशियां दी जो उसे कभी नहीं मिली। पर 5 मई 1980 का वो दिन था जब माँ बेटी के बीच किसी चीज को लेकर एक छोटी सी बहस हो गई, जिस कारण ऐना अपनी माँ से गुस्सा हो गई। काफी देर दोनों के बीच बात ना होने की वजह से ऐना को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने मेरियन से कहा कि अब वो घर छोड़कर जा रही है और सीधा अपने दोस्त के यहाँ जाएगी। पर उस दिन वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंची। जब ऐना घर से गुस्से में बाहर निकली उस वक्त एक इंसान की उस पर नजर पड़ी जो ऐना बैकमायर का ही पड़ोसी क्लॉस ग्रावोविस्की था। क्लॉस 35 साल का एक आदमी था जिसके नाम पर कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जो पहले भी 2 बच्चियों पर सेक्सुअल अब्यूज के क्राइम में 2 बार जेल में सजा काट कर आ चुका था। जिसके बाद साल 1976 में गवर्नमेंट के कहने पर उस पर केमिकल ट्रीटमेंट्स किए गए ताकि वो मेंटली सही हो सके, और ऐसा हुआ भी। ऐना के घर से निकलते ही उसने ऐना को फॉलो करना शुरू कर दिया था। मेरियन का पड़ोसी होने के कारण ऐना भी क्लॉस को जानती थी कि वो उसके पड़ोस में ही रहता है, जिसकी वजह से वो आराम से ऐना के पास गया और उससे पूछने लगा कि वो आखिर इतने गुस्से में कहां जा रही है। ऐना ने उसे बताया कि उसकी माँ से उसकी लड़ाई हो गई है, जिस वजह से वो गुस्सा है और अब वो घर छोड़कर सीधा अपने दोस्त के घर जाएगी। जिसे सुनकर क्लॉस ने ऐना के सामने एक ऑफर रखा कि बजाय अपने दोस्त के घर जाने के क्यों ना तुम मेरे घर चलो, जिससे तुम अपने घर के पास भी रहोगी और सब ठीक होने के बाद तुरंत अपने घर भी जा सकोगी। मैं 7 साल की मासूम सी बच्ची ऐना को क्या पता था कि क्लॉस ग्रावोविस्की किस मकसद से उसे ये ऑफर कर रहा था, जिस पर उसने हाँ कह दिया। जैसे ही क्लॉस ऐना को लेकर उसके घर पहुंचा, उसने घर का दरवाजा बंद किया और बिना समय बर्बाद किए उस 7 साल की मासूम सी बच्ची के ऊपर किसी राक्षस की तरह टूट पड़ा। उसने ऐना को सेक्सुअली अब्यूज किया, उसका रेप किया, पर यह सब करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने ऐना का गला दबाकर मारना चाहा। पर यहाँ ऐना बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रही थी, फड़फड़ा रही थी, जिस वजह से क्लॉस ने बगल में रखे एक तकिए से ऐना का मुंह दबा दिया और उस छोटी सी बच्ची का दम घोट दिया। जब क्लॉस को एहसास हुआ कि अब ऐना मर चुकी है तो वो बगल के एक कमरे से एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लाया और ऐना को उसमें लिटाकर बाहर से टेप मारकर पैक कर दिया। ये करने के बाद वो पास ही मौजूद एक नदी के पास गया, वहां एक गड्ढे को खोदकर उसमें ऐना को उस डब्बे समेत ही दफना दिया। पर क्लॉस इतना ज्यादा जाहिल क्रिमिनल था कि जिस दिन उसने ऐना की जान ली थी उसी रात पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, क्योंकि ऐना को मारने के बाद क्लॉस ने जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी इस पूरी महान कहानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को इस सारे क्राइम सीन के बारे में इन्फॉर्म किया और क्लॉस को पकड़ लिया गया। पुलिस के पूछे जाने पर उसने बताया कि कैसे उसने ऐना की जान ली थी और इस वक्त उसकी बॉडी पुलिस को कहां मिलेगी। पर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने ऐना को सेक्सुअली अब्यूज या उसका रेप किया है। इस सारे कांड के बारे में अब मेरियन को भी पता चल चुका था कि उसकी 7 साल की मासूम सी बच्ची ऐना अब इस दुनिया में नहीं रही और इस सब के पीछे उसका ही पड़ोसी क्लॉस ग्रावोविस्की है। पर मेरियन का गुस्सा तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसे पता चला कि क्लॉस ने पुलिस को अपने जुर्म की सफाई में ये कहा है कि ऐना ने उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से उसे ऐना की जान लेनी पड़ी, नहीं तो वो पूरी दुनिया को क्लॉस के बारे में बता देती। मेरियन बैकमायर अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक माँ जिसकी 7 साल की मासूम बच्ची की जिस इंसान ने जान ली, उसका रेप किया, अब वही इंसान उसकी बच्ची की बदनामी पूरी दुनिया के सामने कर रहा था और वो माँ कुछ नहीं कर सकती थी। खैर, अब क्लॉस का कोर्ट ट्रायल शुरू होने वाला था। जब क्लॉस का कोर्ट ट्रायल चल रहा था तब उसे सवाल करने पर सबको पता चला कि क्लॉस ने अपना केमिकल ट्रीटमेंट रिवर्स करा दिया था, जिस वजह से वो मेंटली पहले जैसा हो चुका था, जो कि इलीगल था। पर क्लॉस के वकीलों का कहना था कि वो मेंटली पूरी तरह से सही है। ऐना के ब्लैकमेल करने पर और पैसे की डिमांड से क्लॉस डर गया था, जिस वजह से उसने ऐना को मार दिया। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी कि एक 7 साल की बच्ची जिसे शायद पैसों के बारे में सही से पता भी नहीं होगा, वो एक 35 साल के आदमी जिसके ऊपर पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड है, उसे ब्लैकमेल कर सकती है। इस पूरे केस को मीडिया और न्यूज़पेपर हर जगह कवर किया जा रहा था, जिसके बारे में जर्मनी में हर किसी को अब पता चल चुका था। मेरियन बैकमायर हर रोज कोर्ट में एक मजबूर माँ की तरह बैठती थी कि कब उसे इंसाफ मिलेगा और क्लॉस को सजा दी जाएगी, पर उसे हर रोज केवल ऐना की बदनामी ही सुनाई देती थी, जो क्लॉस हर रोज कोर्ट में सबके सामने करता था। वो हर रोज ऐना पर एक नया इल्जाम लगाता जा रहा था। ये कोर्ट ट्रायल बहुत ज्यादा लंबा चल चुका था, जिससे परेशान होकर ऐना ने इस केस को खुद अपने हाथ में ले लिया कि अब वही इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। दिन आया 3 मार्च 1981 का, एक और दिन जब क्लॉस
का कोर्ट ट्रायल शुरू होने वाला था। मेरियन को कोर्ट पहुंचना था सुनवाई के लिए, पर उसने सोच लिया था कि आज वो आखिरी बार इंसाफ के लिए कोर्ट जाएगी। वो तैयार हुई और अपने ड्रॉर में रखी 1984 मॉडल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल उठाई, उसमें पूरी 8 गोलियां भरकर उसे लोड किया, अपने ब्लेजर की जेब में डाला और कोर्ट के लिए निकल पड़ी। उस टाइम कोर्ट में मेटल डिटेक्टर्स नहीं होते थे जो गन को पकड़ सकते, जिस वजह से मेरियन आराम से गन को कोर्ट के रूम में ले जाने में कामयाब हो जाती है। क्लॉस की सुनवाई खत्म हो चुकी थी और अब मेरियन की बारी थी। पुलिस वाले क्लॉस को पकड़कर मेरियन के बगल से ले जा रहे थे। मेरियन क्लॉस के पीछे ही थी। जैसे ही क्लॉस थोड़ी दूर पहुंचा, मेरियन ने उसके ऊपर गन से 8 बार फायरिंग कर दी। मेरियन का कहना था कि अगर उस वक्त गन में 8 की जगह 80 गोलियां भी होती तो वो 80 की 80 गोलियां क्लॉस ग्रावोविस्की के अंदर उतार देती। उन 8 में से 7 गोलियां सीधा क्लॉस को जाकर लगती हैं और वो तुरंत ही मौत के हवाले हो जाता है। गार्ड्स मेरियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो उनसे कहती है कि बस एक बार कोई चेक करके बता दो कि ये आदमी मर गया है या नहीं। गार्ड्स चेक करते हैं और क्लॉस की मौत को कंफर्म करते हैं। जब मेरियन से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका कहना था कि मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैं अपनी बेटी की और ज्यादा बदनामी सह नहीं सकती थी। मुझे पता था कि कोर्ट कुछ नहीं करता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। साथ ही उसने जज से कहा कि वो क्लॉस को सामने से चेहरे पर गोलियां मारना चाहती थी, पर क्या करे, उसे मौका ही नहीं मिला। इस मर्डर के बाद डॉक्टर्स ने मेरियन को हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए एक पेन और पेपर दिया, जिसमें उसने लिखा, आई डिड दिस फॉर यू एना, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, और नीचे 7 बार दिल बनाए, जो उसकी बेटी की उम्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब उसके साथ ये हादसा हुआ था। कोर्ट में मेरियन को 6 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से केवल वह 3 साल ही जेल में रही और 1985 में उसे आजाद कर दिया गया। जिसके कुछ साल बाद ही मेरियन को पता चला कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। सितंबर 1996 का वो समय था जब मेरियन ने उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ा जहां उसकी बेटी एना का पोस्टमार्टम किया गया था। मेरियन की आखिरी इच्छा थी कि उसे भी एना की कब्र के बगल में ही दफनाया जाए, जिसकी कहानी को दुनिया की हर न्यूज़पेपर और मीडिया ने कवर किया और उसे मदर ऑफ एंजल्स का टाइटल दिया गया, जो आज दुनिया की हर माँ के लिए एक प्रेरणा है और क्लॉस ग्रावोविस्की जैसे राक्षसों के लिए एक चेतावनी। आपको मेरियन बेकमायर की ये कहानी जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।